हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब मस्त जबरदस्त। मैं भी एकदम मस्त और एकदम जबरदस्त। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की तीसरी क्लास। इससे पहले मैं 2 क्लासेस ले चुका हूं, जिसके अंदर हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी 6.1 एंड 6.2, और आज की क्लास में हम लोग बढ़ेंगे 6.3 की तरफ, जिसके अंदर हमें मेनली जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज परमुटेशंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं परमुटेशंस की। सबसे पहला सवाल यही आता है कि परमुटेशन आखिर होता क्या है। तो हम परमुटेशन के बारे में पहले समझेंगे, सीखेंगे ये है क्या, और फिर आपको सिखाएंगे इनके सवाल कैसे करने हैं। देखिए, बेसिकली परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। आप किसी भी दिए हुए ऑब्जेक्ट को कितने अलग अलग तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, बस इसी को कहा जाता है परमुटेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये मेरे दोनों हाथों को अरेंज करना है, तो आप एक तरीका ये कर सकते हैं, सर आप एक काम कीजिए, अपने लेफ्ट हैंड को नीचे रखिए, राइट हैंड को ऊपर रखिए, इसकी एक फोटो क्लिक कर लीजिए। अब दूसरा अरेंजमेंट, अपने राइट हैंड को नीचे रखिए, लेफ्ट हैंड को ऊपर रखिए, इसकी दूसरी फोटो क्लिक कर लीजिए। आपने कितने तरीके से अरेंज किया? 2 तरीकों से। काउंट कीजिए 1 और 2, तो ये जो 2 आया ना, इसी को बोलेंगे परमुटेशंस, मतलब अरेंजमेंट। आप किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट को कितने तरीकों से अलग अलग अरेंज कर सकते हैं, इसी को कहा जाता है परमुटेशंस। मैं एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सपोज कर लीजिए मेरी क्लास में 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं एक बेंच पर। मान लीजिए इस तरीके का ये एक बेंच है। इस बेंच पर पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट। एक स्टूडेंट यहां बैठा है, एक स्टूडेंट यहां बैठा है, और एक स्टूडेंट यहां पर बैठा हुआ है। 3 जने। एक का नाम रख देते हैं ए, एक का नाम रख देते हैं बी, और एक का नाम रख देते हैं सी। किसी ने मुझे कहा कि आप एक बात बताओ कि आप इन तीनों स्टूडेंट्स को इसी डेस्क पर कितने अलग अलग तरीकों से अरेंज करके बिठा सकते हो। तो मैंने बोला यार, एक तरीका ये हो सकता है कि मैं पहले ए को बिठा दूं, फिर बी को, और फिर किसको बिठा देता हूं? सी को। एक तरीका ये हो सकता है पहले ए बिठा देते हैं, फिर सी बिठा देते हैं, फिर बी को बिठा देते हैं। एक तरीका हो सकता है कि पहले बी को बिठाते हैं, फिर ए को, और फिर सी को। पहले बी को बिठाते हैं, फिर सी को, और फिर ए को। या ये हो सकता है पहले सी बैठ जाए, फिर ए बैठ जाए, फिर बी बैठ जाए। या हो सकता है पहले सी बैठ जाए, फिर बी बैठ जाए, और फिर ए बैठ जाए। इसका मतलब आप इन तीनों को इस जगह पर इतने अलग अलग तरीकों से बिठा सकते हो। तो ये पूरी की पूरी क्या है? अरेंजमेंट। काउंट करो कितनी है? 1 2 3 4 5 6, मतलब आप इनको 6 तरीकों से अरेंज कर सकते हो। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ परमुटेशंस हो गए वो कितने हो गए? 6। इसी को मैथ्स की भाषा में कहा जाएगा परमुटेशंस ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट अ टाइम। मतलब 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट से इन तीनों का ही इस्तेमाल करके आप इन्हें कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, वही परमुटेशन है। और कितने तरीके से अरेंज कर पाए? 6 तरीके से। तो यही 6 क्या हो गया? परमुटेशंस। अब एक और चीज, मान लीजिए अगर कोई आपको बोले कि नहीं भाई एक काम करो, इन तीनों में से 2-2 को अरेंज करना है, सिर्फ 2 को। तो आप बोलोगे चलो एक काम करते हैं, पहले तीनों में से 2 लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने ए और बी को सिलेक्ट कर दिया। एक तरीका यह है इनको अरेंज करने का। दूसरा तरीका बी ए, पहले ए को आगे बी को पीछे, अब बी को आगे ए को पीछे। इस बार मैंने तीनों में से कितने लोगों को सिलेक्ट किया? 2। ऐसा भी हो सकता है कि वो 2 लोग जो मैं सिलेक्ट करूं वो बी और सी हो, तो इनको बिठाने का तरीका बी सी, या फिर पहले सी को बिठा दूं और बाद में बी को बिठा दूं। तीसरा, अगर मैं देखूं तो ए और सी को ले लिया, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? ए सी, और इसे लिख दीजिए दैट इज सी ए। तो इसका मतलब ये जो तीनों लोग हैं, इनमें से 2 को सिलेक्ट करके कितने तरीकों से आप अरेंज कर सकते हैं, वो ये रहा आपके सामने। इसे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है इनकी भी परमुटेशंस कितनी है? 6। लेकिन इसे आप क्या बोलोगे मैथ्स की भाषा में? आप कहोगे परमुटेशंस ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम इज 6। मतलब 3 ऑब्जेक्ट में से 2 को इस्तेमाल करके आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो, उसके कितने रास्ते होंगे? 6 रास्ते, और इसी 6 को हम परमुटेशंस कहेंगे। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। एक सिंपल बात सुनना ध्यान से। इसके लिए ना हमारी किताब में एक फॉर्मूला दिया गया है, और वो फॉर्मूला क्या है आप पहले ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं उसको वेरीफाई भी करवा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या है और कैसे। देखिए, पिछली बार आपने ये देखा कि आपके पास जितने ऑब्जेक्ट्स गिवन हैं, हम उन गिवन ऑब्जेक्ट को अब से किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एन से। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन। और इनमें से आपको कितने यूज करने हैं। जैसे इसमें मैंने तीनों को इस्तेमाल किया, इसमें मैंने सिर्फ 2 ही का इस्तेमाल किया। तो जितने ऑब्जेक्ट्स आपको यूज करने हैं उसे हम किससे दिखा देंगे? आर से। एन इज व्हाट? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन। आर इज व्हाट? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन। अब सुनिए, आप निकाल रहे हैं परमुटेशंस। देखो, परमुटेशंस लिखते वक्त सबसे पहला लेटर जो आता है वो है पी, इसलिए परमुटेशंस को हम लोग पी से ही रिप्रेजेंट करेंगे।
कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन है उससे आप दिखाएंगे n से, और जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपको लेने हैं, सिलेक्ट करने हैं, उसको लिखेंगे नीचे r, और ये बन जाएगा NPR। इसी को कहा जाएगा परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम। और इसका एक फॉर्मूला है बड़ा सिंपल सा, और वो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा दिस इज n माइनस r का फैक्टोरियल। आखिर इसका मतलब क्या है? सुन, इसका मतलब है कि मान लीजिए आप लोगों के पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स थे, और मान लीजिए टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? n। तो ये मैंने लिख दिया n ऑब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं। इनमें से आपने सिलेक्ट कितने किए? मान लीजिए r। तो आपने इनमें से r ले लिए और उनको ही आपको अरेंज करना है। तो कितने तरीकों से आप अरेंज कर पाएंगे, कितनी परमुटेशंस होगी? तो उसे लिखेंगे NPR, और फॉर्मूला हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। मैं अभी आपसे इसके बारे में बात करूंगा। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास ना 10 ऑब्जेक्ट हैं, इनमें से मुझे कुछ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करने हैं, तो आप 10 में से 10 ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 में से 6 को भी उठा करके अरेंज कर सकते हैं, 10 में से 4 भी उठा के अरेंज कर सकते हैं। हो सकता है बोलो सर 10 में से मैं एक भी एलिमेंट नहीं ले रहा, नहीं अरेंज करना। तो आप इस चीज को देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि आपके पास अगर n ऑब्जेक्ट हैं और उनमें से आप r सिलेक्ट कर रहे हैं, r ले रहे हैं अरेंज करने के लिए, तो ये r ना हमेशा 0 से तो बड़ा होगा या 0 भी हो सकता है। 0 कब होगा? जब आप इनमें से एक भी ऑब्जेक्ट ना लें, और आपके r की वैल्यू हमेशा n या n से क्या होगी? कम। इसका मतलब क्या है कि आप n ऑब्जेक्ट में से या तो पूरे के पूरे n ही उठा लो अरेंज करने के लिए, या n से कम थोड़े भी तो उठा सकते हो। इसलिए r की वैल्यू हमेशा 0 और n के बीच में लाई करेगी या फिर इनके बराबर। और ये रहा आपके सामने एक सिंपल सा फॉर्मूला। लेकिन याद रखना, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी यूज करोगे व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो। ठीक है, हम अभी बात करते हैं। लेकिन जब आप इसे अपनी एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे तो आपको यहां पर ये ना लिखा हुआ दिखेगा एक थ्योरम के तौर पर। यहां पर मैं आपको एक सिंपल सी जगह दिखा देता हूं, यहां पीछे समरी में भी इसको लिखा गया है, तो मैं यहीं पर से आपको ये चीज पढ़ा देता हूं। अब ये क्या है देखिएगा ध्यान से। इस जगह लिखा है साफ तौर पर, मैं इसे कट ही कर लेता हूं। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ दिखेगा आपको, ये रहा वो फॉर्मूला जिसके बारे में अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये लिखा हुआ है दिस इज द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स या ऑब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम वेयर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इज डिनोटेड बाय NPR, इज डिनोटेड बाय NPR and is given by this formula where r is greater than or equal to 0 and less than or equal to n। तो ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये चीज क्या थी। चलिए अभी ना हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे और समझेंगे उन चीजों को कि कैसे करना है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बुक में यही चीज एक थ्योरम के तौर पर दे रखी थी, तो मैं आप लोगों को ये बात बता चुका। अब हम वापस आ जाते हैं अपने परमुटेशंस के ऊपर। ठीक है, अब ना मैं जरा इस चीज को वेरीफाई करवा दूं, फिर हम उसके ऊपर बेस्ड कुछ थोड़े बहुत सवाल भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए मान लीजिए मैं आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत बेसिक एग्जांपल। सपोज कर लो मेरे पास कुछ लेटर्स लिखे हैं A, B, C, D, E, F और यहां पर लिख दिया G। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आपके पास 7 ऑब्जेक्ट्स गिवन है। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? 7। अब आपसे किसी ने बोला कि आप इनमें से ना 3 ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके कितने लेटर्स, कितने वर्ड्स बना सकते हैं अलग अलग। सिर्फ कितने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करने? 3। तो जितने आपको सिलेक्ट करने, जितने आपको इस्तेमाल करने वो कितने हो गए? दैट इज 3। अब मैं बोलूं कितने तरीकों से आप इसे अरेंज कर सकते हैं, या 3-3 लेटर वाले आप कितने वर्ड बना सकते हैं, तो आप इस चीज को लिखोगे 7, उसके बाद P और नीचे लिखेंगे 3, 7P3, क्योंकि N है 7 और R है 3। और अभी अभी मैंने बताया था NPR का फॉर्मूला, उसके हिसाब से आप उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो ऊपर लिखेंगे 7 फैक्टोरियल, नीचे n-r था n7 r3, तो आप इसे लिखेंगे 7-3 का फैक्टोरियल। और आप इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो इसे लिख सकते हैं 7 का फैक्टोरियल और नीचे 7-3 दिस इज 4 फैक्टोरियल। या फिर आप इसे ऐसे कर लें कि 7 फैक्टोरियल को लिखेंगे 7 × 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल और नीचे भी आ जाएगा 4 फैक्टोरियल और 4 से 4 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 7 × 6 × 5। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी रिजल्ट होगा वो अपने आप आ जाएगा। इसका मतलब आपने अभी क्या किया, आपने ये देखा कि सर अगर मुझे ना 7 वर्ड 7 लेटर्स दे दिए जाएं और कहें कि 3-3 लेटर वाले कितने वर्ड्स बनेंगे, तो जी इतने बनेंगे, इन्हें आप मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, यही काम आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूं, देखना जरा ध्यान से।
मान लीजिए मैंने बोला कि भाई मेरे पास ना ये 7 लेटर्स हैं और मुझे ना इनका इस्तेमाल करके 3-3 लेटर्स वाले कितने वर्ड्स बनेंगे वो पता करना है। तो मैंने एक बॉक्स बना लिया जिसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। मैंने सोचा सबसे पहले बॉक्स को भरने के लिए मेरे पास कितने लेटर्स मौजूद हैं, 7, तो मैंने लिख दिया इसके लिए भरने के कितने रास्ते हैं, 7। अगले बॉक्स को भरने के लिए कितने रास्ते हैं, 6, और अगले को भरने के लिए कितने हैं, 5। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब के केस में। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। आप देखना 7 × 6 × 5 और यहां पर भी 7 × 6 × 5, दोनों बातें कैसी हैं, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। दोनों से रिजल्ट कैसा रहा, सेम। हालांकि दोनों में फर्क कुछ नहीं है, बस ये है कि हम इसमें बॉक्स बनाएं फिर 7 6 5 लिखे, ये सब ना करने के बजाय हमने आपको और ज्यादा मैथमेटिकल बना दिया कि बस आप इसके अंदर वैल्यू डालो, सॉल्व करो, आ जाएगा। आपको बार बार दिमाग नहीं लगाना कि पहला बॉक्स भरने के लिए कितने रास्ते हैं, दूसरे के लिए कितने हैं, तीसरे के लिए कितने हैं। ये चीज आप लोग बस सॉल्व कीजिए, आपको डायरेक्टली रिजल्ट मिल जाएगा। तो दोनों से आंसर तो सेम आए। अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो आपके पास लिखा है ना 7 × में 6 × में 5, एक काम करते हैं इसको इनटू में, दिस इज 4 × 3 × 2 × 1, इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 4 × 3 × 2 × 1, इससे डिवाइड भी कर दी। अच्छा, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कुछ होगा तो नहीं, लेकिन आप इस ऊपर वाली टर्म को क्या लिख पाएंगे, 7 फैक्टोरियल, और नीचे वाली टर्म को क्या लिख पाएंगे, 4 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल रख दीजिए, और जो 4 फैक्टोरियल है इसे आप लिख दीजिए 7 - 3 का फैक्टोरियल, और आप अपने आप इसी जगह पर पहुंच गए। और इसी को हमने क्या लिखा था, 7p3। इसका मतलब अगर मैं इस तरह से आपके सामने लिख दूं n फैक्टोरियल और नीचे लिख देता हूं n - r फैक्टोरियल, तो आप इसी चीज को क्या लिख पाओगे, NPR, और इसीलिए हमने इसको इस्तेमाल किया और इसको यूज करेंगे एज अ फॉर्मूला। फिलहाल के लिए मैंने समझा दिया कि ये क्या है, कैसे है। हालांकि आपको बस ये जानना था कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप जो सवाल इस फॉर्मूले से करेंगे, इस फॉर्मूले से, आप वही सेम सवाल इससे भी कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं आगे, लेकिन ख्याल रखिएगा ये तभी काम करेगा when repetition is not allowed। चलिए एक दो जरूरी बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NP0, तो आपने तो फॉर्मूला पढ़ा ही है। NP0 को आप क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन में n - 0 का फैक्टोरियल, तो आप इसे लिखेंगे n फैक्टोरियल, और n - r यानी कि n - 0 इज अगेन n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, आंसर कितना आएगा, 1। इसका मतलब आप चाहें तो डायरेक्टली याद रख सकते हैं, जब भी नीचे 0 होगा डायरेक्टली आंसर क्या लिखेंगे, 1। नंबर 2, एक और बात समझते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया आपके सामने NPN, तो अब की बार यहां पर आ जाएगा n का फैक्टोरियल और नीचे n - r, n - n का फैक्टोरियल, और इसे आप लिखेंगे तो ऊपर आ जाएगा n फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा 0 का फैक्टोरियल, इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, दिस इज n फैक्टोरियल। अब इसका मीनिंग समझना अच्छे से। जब कभी भी ये दोनों नंबर सेम होंगे NPN, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, n फैक्टोरियल। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है अगर आपको n ऑब्जेक्ट्स गिवन है और आपको n के n मतलब सारे ही ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करने हैं, सबको ही अरेंज करना है, तो आप ये सब ना करने के बजाय सीधा लिख दीजिए दैट इज n फैक्टोरियल। मीनिंग, मान लो मैंने आपसे बोला 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास 7 ऑब्जेक्ट है, सातों को अरेंज करना है, तो आप सीधा लिख दीजिए जी इनको अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, 7 फैक्टोरियल। या कोई चाहे तो ऐसे बोले, सर 7 ऑब्जेक्ट गिवन है तो n कितना है, 7, आपको सातों यूज करने हैं, तो कितने आप ले रहे हैं एक बार में, 7, तो आप इसे लिखेंगे 7p7, और जब आप सॉल्व करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, 7 फैक्टोरियल। इसका मतलब अगर आपके पास गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको सारे ही यूज करने हैं, तो सीधा जितने ऑब्जेक्ट हैं वो लिखिए और उसके साथ में क्या लगा दीजिए, फैक्टोरियल। तो अब की बार से जहां जरूरत पड़ेगी हम NPR यूज कर लेंगे, और अगर सारे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो सीधा इस्तेमाल कर लेंगे n फैक्टोरियल। तो ये दोनों रिजल्ट्स आपके काम आएंगे। मैं एक और लिख देता हूं, नंबर 2 के बाद नंबर 3। अगर मैं आपके सामने लिख देता हूं NP1, तो आप इसे लिखेंगे n फैक्टोरियल, नीचे आप लिखेंगे दिस इज n - 1 का फैक्टोरियल, और इक्वल टू में n फैक्टोरियल को लिख दीजिए n इंटू में n - 1 फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा n - 1 का फैक्टोरियल। n - 1 से n - 1 कैंसिल, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, n। यानी कि जब कभी भी नीचे 1 लिखा होगा तो डायरेक्टली आपका आंसर वही आ जाएगा जो ऊपर है। यानी कि अगर मैं बोल दूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10p1, तो योर आंसर इज अगेन 10, बस ऊपर वाला नंबर।
तो ये बस कुछ नहीं था, एक सिंपल से रिजल्ट्स थे जो मैंने बता दिए। आपको ये याद वाद करने की जरूरत नहीं है, आप अगर ध्यान रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, कितना टाइम लगेगा इनको सॉल्व करने में, फटाफट सॉल्व कर लेना आराम से। अब हम एक काम करते हैं, पहले ना इस पर बेस्ड ना एक दो एग्जाम्पल्स हैं हमारी किताब में, हम पहले उन्हीं को निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद ना सेम से जो जिस टाइप के आएंगे क्वेश्चन उन पे आएंगे। अभी मैं स्टार्ट करता हूं एग्जाम्पल नंबर 12। पहले हम इनकी ही बात कर लेते हैं, फिर हम सवालों पर आएंगे दूसरे। एग्जाम्पल नंबर 12 में दो पार्ट हैं, एक एक करके दोनों पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं इसका पार्ट नंबर 1 आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। दिस इज द सॉल्यूशन, और इसका पार्ट फर्स्ट करते हैं। क्या लिखा है सवाल में, n p एंड दिस इज 5 इज इक्वल टू में 42 और यहां पर np3, और लिखा है n ग्रेटर देन 4, और मैंने आपको ये बताया भी था, आपका ये जो r है वो हमेशा n से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। भाई ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि 10 ऑब्जेक्ट हैं, आपने उसमें से 12 सिलेक्ट करके अरेंज कर दिए, नॉट पॉसिबल। 10 ऑब्जेक्ट में से या तो 10 के 10 सिलेक्ट कर सकते हो या फिर 10 से कम ले सकते हो अरेंज करने के लिए। तो ये मेरे पास लिखा है और मुझे कहा गया कि आपको इनमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की। अब देखते हैं जरा n आएगा कैसे, सुनना। np5 इसे आप लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, अपॉन में लिखेंगे दिस इज n-5 का फैक्टोरियल, और इक्वल टू में 42 एज इट इज, इसे भी आप लिख सकते हैं दिस इज n फैक्टोरियल, और नीचे आप लिखेंगे n-3 का फैक्टोरियल। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। अब दोनों तरफ से n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, आपके पास यहां बचेगा 1 अपॉन में n-5 का फैक्टोरियल एज इट इज, इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा 42 अपॉन में n-3 इसका भी फैक्टोरियल एज इट इज। इसके अगले स्टेप में आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा n-3 का फैक्टोरियल, इक्वल टू में आ जाएगा 42 ब्रैकेट n-5 का फैक्टोरियल। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। आप पहले पहचान, इस सवाल को करने के लिए मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूं, फैक्टोरियल हटाना पड़ेगा, उसके बाद आप इसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। और फैक्टोरियल हटाने के लिए इनमें जो बड़ा नंबर है उसको पहचानिए। अब कई लोग रोज से पूछते हैं ना, कभी कभी, सभी नहीं, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर ये बड़ा ये छोटा है क्योंकि इसमें 5 बड़ा है। देखो ऐसा सभी के साथ नहीं, मैं कुछ बहुत रेयर स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं ये बड़ा है। आपको जब भी ये पता करना हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, आप n की कोई भी अपनी पसंद से एक वैल्यू डाल दो। चलो मैं 10 रख देता हूं, अगर मैं इनको 10 रखूंगा तो 10-3 कितना आएगा, 7 फैक्टोरियल। 10-5 कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल। वो बड़ा आ रहा है और ये क्या आ रहा है, छोटा। तो ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है। एक तरीका और है, n में से आप 3 घटा रहे हो और यहां n में से आप 5 माइनस कर रहे हो, तो भैया आप 5 बड़ा नंबर माइनस करोगे तो बचेगा कैसा, छोटा, और छोटा नंबर माइनस करोगे तो बचेगा कैसा, बड़ा। तो ये बड़ा है और ये कैसा है, छोटा। और जो नंबर बड़ा है आप उसे फैक्टोरियल का इस्तेमाल करके छोटा करते चले जाओ, यानी कि n-3 को आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल को n-3 इंटू n-4 इंटू n-5, और यहां कर दीजिए फैक्टोरियल, यहीं रुक जाइए और आगे लिख दीजिए 42 ब्रैकेट में n-5 का फैक्टोरियल। अब दोनों तरफ n-5 फैक्टोरियल से n-5 फैक्टोरियल कैंसिल, और देखो फैक्टोरियल हो गया यहां से गायब। तो अब आप लिखेंगे n-3 इंटू n-4 इक्वल टू में आ जाएगा 42। अब तो ये बड़ा सिंपल सा काम है, आप इसे सॉल्व कीजिए और आराम से आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए देखते हैं जरा कैसे हो गए। अब मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, n को n से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया n², फिर n को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4n, फिर 3 को n से मल्टीप्लाई किया तो -3n, और फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 12, और जो इक्वल टू में 42 है वो बराबर के इस साइड आ जाएगा 42 और इक्वल टू में आ जाएगा 0। इसके नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिखेंगे n का स्क्वायर, 4 और 3 हो गया माइनस का 7n, और 12 और 42 इसे माइनस करेंगे तो -30 इक्वल टू में 0। अगले स्टेप में n² का n², इसे आप चाहें तो लिख दीजिए माइनस का 10n, प्लस में आ जाएगा 3n, फिर माइनस में 30 इक्वल टू में 0, और यहां से n ले लेंगे कॉमन तो बचेगा n-10, फिर प्लस में आ जाएगा 3 बाहर, आप इसे भी लिखेंगे n-10 और इक्वल टू में 0, और पूरे में से n-10 आ जाएगा कॉमन, आप यहां लिख पाएंगे n प्लस में 3 इक्वल टू में 0, और दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे, n-10 इज इक्वल टू 0, n प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10, और दूसरी n की वैल्यू आ जाएगी -3, और n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि n है गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, और दिए हुए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, मतलब द करेक्ट आंसर इज 10।
और चेक भी कर लो आपका ये जो नंबर n है ना वो 4 से बड़ा होना चाहिए, और देखो ये 10 है विच इज ग्रेटर देन 4। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब हम आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट ये रहा। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं, एग्जांपल नंबर 12 का ही सेकंड पार्ट देखते हैं। एग्जांपल 12 पार्ट सेकंड। तो अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां लिख देता हूं नंबर 2। तो अब सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है NP4 अपॉन में दिस इज n-1 एंड दिस इज p फिर से 4 और इक्वल टू में आपके पास लिखा है 5 अपॉन में 3, ये गिवन है। तो अब एक काम करते हैं, पहले तो यार ये डिवीजन में लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा इजी बना लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई किया 3, ये हो जाएगा 3NP4 और यहाँ पर रहेगा 5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसे लिखेंगे n-1 P4, मैंने ये लिख दिया। अब करते हैं फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है भाई इसको। चलो देखिए जरा ध्यान से, 3 की जगह पर 3 रहने देते हैं। ये जो NP4 है इसे आप लिख दीजिए n फैक्टोरियल, नीचे लिखेंगे दिस इज n-4 इसका फैक्टोरियल और ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में 5 की जगह 5। अब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल और नीचे लिखेंगे n-1-4 का फैक्टोरियल और ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अब इसके अंदर से मैंने इसमें एक काम किया, इस 3 को 3 रहने दिया। ये जो n फैक्टोरियल है इसे लिख देते हैं n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। ऐसा क्यों किया अभी पता चल जाएगा। नीचे जो n-4 है इसे लिख देते हैं n-4 इंटू में लिख देते हैं n-5 का फैक्टोरियल। आगे इसको लिखेंगे 5 की जगह 5, इसे रहने दीजिए n-1 का फैक्टोरियल अपॉन में ये n-1-4, तो ये हो जाएगा n-5 का फैक्टोरियल। और जब आप इसे चेक करेंगे तो आपको दिखेगा इधर n-1 से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल, n-5 से n-5 फैक्टोरियल कैंसिल, और अगर ये चीजें कैंसिल हो गई अपने आप तो अब आपका जो रिजल्ट बचेगा वो बड़ा सिंपल सा दिखेगा। यहां पर आपको नजर आएगा दिस इज 3n और इसके नीचे क्या बचेगा दिस इज n-4 इक्वल टू में आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 5, इसके नीचे रखिए 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहा 5n माइनस में 20 इक्वल टू में आ जाएगा 3n, 3n इधर ले आइए तो 5n माइनस 3n और 20 इधर चला जाएगा इक्वल टू 20, इट मीन्स 2n इज इक्वल टू में 20, इट मीन्स n इज इक्वल टू में 10। तो ये लो जी n की वैल्यू 10 आ गई, पिछली बार भी 10 थी इस बार भी 10 ही है। इसका मतलब ये है कि इस बार भी n की वैल्यू 10 आ गई और देखो लिखा भी है n ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 4 विच इज ग्रेटर देन 4। तो ये आपके दोनों पार्ट खत्म हो गए। ये आपका इसका पहला पार्ट था, आंसर था 10, दूसरे पार्ट का भी आंसर कितना है 10। चलिए एक और सवाल है इसी पर बेस्ड, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 13 और ऐसे सवाल एक्सरसाइज में भी है भाई, आप उन्हें खुद भी ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाऊंगा आपको। बट हाँ देखिए 13 एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं, इसे देखते हैं जरा क्या है ये क्वेश्चन। सुनिए यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फाइंड r, आपको r फाइंड करना है। इफ दिस इज इक्वल टू दिस, तो आपको दिया क्या गया 5 एंड दिस इज 4pr इज इक्वल टू में 6 एंड दिस इज 5pr माइनस 1। जितना बताया उतना अप्लाई करो, जो भी रिजल्ट है खुद ही आ जाएगा। कैसे, अब आप देखिए जरा, यहां जो 5 लिखा है 5 को 5 रहने देते हैं। 4pr को लिख सकते हैं आप 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस r का फैक्टोरियल ब्रैकेट क्लोज, 6 की जगह 6, इसे आप लिखेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल और नीचे लिखेंगे 5 माइनस r माइनस 1 और इसका भी आ जाएगा फैक्टोरियल ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे रहने देता हूं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल एज इट इज अपॉन में ये रहा 4 माइनस r, इसका भी फैक्टोरियल एज इट इज ही रहने देते हैं जैसा ये है, इक्वल टू में आप इसे 6 रहने दो। ये जो 5 का फैक्टोरियल है, क्या मैं इसे 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? जी हाँ लिख सकते हैं। और नीचे आप इसे लिखेंगे 5 की जगह 5 माइनस, जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 और यहाँ फैक्टोरियल। अच्छा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो गए और जब ये दोनों ही कैंसिल हो गए तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 1 अपॉन 4 माइनस r का फैक्टोरियल और यहां पर बचेगा 6 अपॉन 5 और 1 क्या हो गया 6 माइनस r का फैक्टोरियल एज इट इज। अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। चलिए करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 6 माइनस r को 1 से किया तो दिस इज 6 माइनस r फैक्टोरियल।
यहां पर आ गया इंटू में 6 और साथ में 4 माइनस आर का फैक्टोरियल, और फिर से पहले फैक्टोरियल हटाओ, और वो हटाने के लिए बड़ा नंबर जो है उस पर ध्यान दो, उसको छोटा करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं ऐसा करके दिखाता हूं, 6 माइनस आर को आप लिख सकते हैं 6 माइनस आर, अगली टर्म 5 माइनस आर, उसकी अगली टर्म 4 माइनस आर का फैक्टोरियल, और इक्वल टू में 6 ब्रैकेट में 4 माइनस आर फैक्टोरियल, और 4 माइनस आर से 4 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल। अगर ये कैंसिल तो मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 5 कितना हो गया, दैट इज 30, 6 इंटू आर दिस इज माइनस 6 आर, आर इंटू 5 दिस इज माइनस 5 आर, और माइनस आर दिस इज प्लस में आर का स्क्वायर, इक्वल टू में 6 बचेगा, वो बराबर के इस साइड आ गया, तो इक्वल टू में बच गया 0। अब आप सबसे पहले आर स्क्वायर को लिख लो, ये रहा आर स्क्वायर, 6r 5r ये दोनों मिलकर के बन गए 11r, और अगर मैं 30 में से 6 माइनस कर दूंगा तो बचेगा 24, और ये बन गई आपकी एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको फैक्टर कर लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा हमारा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, आर स्क्वायर माइनस में 8r माइनस में 3r प्लस 24 इक्वल टू 0, क्योंकि 8 और 3 ऐड करेंगे तो 11, 8 इंटू 3 इज 24। इसमें से आप r कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा r माइनस 8, इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो भी बचेगा r माइनस 8 इक्वल टू 0, और इस पूरे में फिर से r माइनस 8 आ जाएगा कॉमन, आपके पास यहां बचेगा r माइनस 3 बराबर में आ जाएगा 0, और अब आप इसे लिख सकते हैं r माइनस 8 इक्वल टू में 0, r माइनस 3 इक्वल टू में 0, यानी कि आप इसे लिखेंगे r इज इक्वल टू में 8, r की एक वैल्यू ये आ गई, और r इज इक्वल टू 3, r की दूसरी वैल्यू ये आ गई। अच्छा, r की दो वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक ही सही है, दूसरी सही नहीं है, और उसकी वजह r कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता। इसमें n कितना है, 5, देख रहे हैं ना, यहाँ पर बड़ा बड़ा दिख रहा होगा भाई, ये देखो n यहाँ पर कितना दे रखा है, 5, और r की वैल्यू हमेशा n से कम होनी चाहिए, यानी कि 5 से कम, और 5 से कम होने का मतलब है कि 5 से कम कौन है, 3, इसका मतलब r की वैल्यू 8 पॉसिबल नहीं है, r इज इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे सवाल और भी एक्सरसाइज में आप उन्हें कर सकते हैं खुद ही, लेकिन हाँ, हम उन्हें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करेंगे। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो अब इसके आगे फिर वही लैंग्वेज प्रॉब्लम आ गई जिसको हम करेंगे डिस्कस। अब हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे। ठीक है भाई, तो मैंने आपको ना NPR के ऊपर बेस्ड कुछ डायरेक्टली जो फॉर्मूला बेस्ड सवाल थे, डायरेक्टली सॉल्व करो रिजल्ट आ जाएगा, वो डिस्कस कर लिया आपके साथ में। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। अब आते हैं एक और थ्योरम के ऊपर, ये एक जरूरी दूसरी बात। वो बात है क्या, पहले आप ध्यान से सुनिए। मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको सबको ही अरेंज करना है, उनमें से R सिलेक्ट करके, तो आपका जो तरीका होगा, फॉर्मूला होगा, दैट इज NPR। लेकिन ये तब होगा व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। लेकिन बात ये आती है, सर जी तब क्या करेंगे अगर रिपीटेशन अलाउड हुआ, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? अगर रिपीटेशन अलाउड होगा तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूं। व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, मान लीजिए आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं इस तरह से, और आपको इनमें से R सिलेक्ट करने हैं, और R सिलेक्ट करके उनको ही अरेंज करना है, यानी कि R चीजें लेनी है एक बार में और उन्हें अरेंज करना है, एंड रिपीटेशन इज अलाउड, तब जो नंबर ऑफ वेज होंगे या नंबर ऑफ परमुटेशंस होंगे वो होगा n रेज़ टू द पावर R। कैसे, मैं आपको यहां पर करके बताता हूं, सुनो। मान लो मैंने आपके सामने लिया ROSE, ये इस एक्सरसाइज का सबसे पहला एग्जाम्पल है, उसी की मदद से समझा रहा हूं। और मैंने आपसे बोला मुझे ना इन चारों में से 3 को सिलेक्ट करना है, सिर्फ 3 ही लेने हैं, उनको ही अरेंज करना है। एग्जाम्पल तो है, लेकिन उसमें एग्जाम्पल में चारों को इस्तेमाल किया गया था, मैं इसमें से 4 में से कितने यूज कर रहा हूं, 3। तो मैं आपसे बोलूं पहले बॉक्स को भरने के लिए कितने रास्ते हैं, 4। दूसरे बॉक्स को भरने के लिए कितने रास्ते हैं, 4, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। और तीसरे बॉक्स को भरने के लिए भी कितने रास्ते हैं, 4। मैं बोलूं कितने नंबर ऑफ वेज हो गए या कितने वर्ड्स बनेंगे, 4 की पावर 3। तो आप देख लो यहां n कौन है, 4, और r कौन है, 3, इसीलिए ये बन गया n की पावर r। इसका मतलब जब भी आपके पास रिपीटेशन अलाउड होगा तो आप सीधा लिखोगे n रेज़ टू द पावर r। n इज गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, और r क्या है, ऑब्जेक्ट टेकन एट आर टाइम। मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूं, ध्यान से देखना। अब आपको ये चीजें, ये देखिए थ्योरम भी है यहाँ पर, मैं थ्योरम ही यहाँ लगा देता हूँ, फिर हम कुछ लॉजिक समझ लेंगे। ये रहा आपके पास थ्योरम नंबर 2। The number of permutations of n different objects taken r at a time where repetition is allowed is n raised to the power r। बस अब शुरू करते हैं कुछ
लॉजिकल सवाल, छोटे मोटे क्वेश्चंस, जिससे आपको चीजें क्लियरली समझ में आए। अच्छा, मैं यहीं से उठा रहा हूं इन चीजों को। ये रहा आपके सामने एक सवाल, ये इसमें बुक में ही समझाया गया है, एनसीईआरटी में मैं इसी को उठा के यूज करने जा रहा हूं। देखो इस जगह पर क्या लिखा है, आप ध्यान से देखिएगा। सवाल में लिखा है इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 मैं अभी अभी बता चुका हूं आपको, मैं फिर से याद दिलाता हूं। एग्जाम्पल 1 में क्या था सवाल, ROSE, ये 4 लेटर्स का एक वर्ड था। इनका इस्तेमाल करके आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं वो बताने थे। पहले अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब, और दूसरा अगर रिपीटेशन अलाउड है तब। तो देखो इन्होंने क्या लिखा है, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स 4P4। मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। नंबर 1, अगर आपको चारों ही इस्तेमाल करने हैं और रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो आप बोलोगे सर गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, 4। कितने ऑब्जेक्ट एक टाइम पर आप ले रहे हैं, 4। तो नंबर ऑफ वेज या फिर परमुटेशंस कितने होंगे, तो आप यहां पर सीधा लिख सकते हैं 4P4। और मैंने कहा था अगर ये दोनों नंबर सेम हो तो आपका आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, यही नंबर और साथ में इसका फैक्टोरियल। मैंने ये भी कहा था अगर आपको गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में सारे ही इस्तेमाल करने हैं तो ये 4P4 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा इन्हें गिनो 4 और साथ में क्या लगा दो, फैक्टोरियल। अच्छा, मान लो अगर बोलते नहीं रिपीटेशन इज अलाउड, अब क्या करते, तो आप बोलते व्हेन रिपीटेशन अलाउड, तो आपका फॉर्मूला जो था वो कितना था, n की पावर r। आपका n कितना है, 4, r भी कितना, 4, तो ये बन जाता 4 की पावर 4, और 4 की पावर 4 कितना होता, 256। तो अब देखो आप लोगों को बॉक्स बना के एक एक बॉक्स भरने के कितने रास्ते हैं वो सब नहीं नापना, सीधा लिखेंगे 4P4 और यहां पर क्या लिखेंगे, 256, यानी कि 4 की पावर 4। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए यहीं पर दे रखा है एक और सिंपल सा एग्जाम्पल, उसको भी देखते हैं जरा। क्या है ये रहा एक एग्जाम्पल और, ये बुक में ही गिवन है। ये देखिए इसमें एक और चीज एक्सप्लेन की गई है कि द नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड्स, आपको ये बताना है कि 3 लेटर वाले कितने वर्ड्स बनेंगे, विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड नंबर, इसका इस्तेमाल करके। तो चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो तब की बात है, देखना ध्यान से। क्या लिखा है, NUMBER, नंबर काउंट करना, 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया, 6। तो आप बोलोगे सर हमारे पास गिवन ऑब्जेक्ट कितने, 6। अच्छा, कितने 3 लेटर्स वाले, तो आपको कितने एक बार में लेने हैं, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन इज 3। और आपसे पूछा है कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो आप यहां चाहे तो लिख सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, या फिर अरेंजमेंट जो भी लिखना लिख दीजिए, इज इक्वल टू n कितना है, 6, r कितना है, 3, तो आपका आंसर होगा 6P3। इसे बस सॉल्व कीजिए, 6P3 को लिखेंगे 6 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 6 - 3 का फैक्टोरियल, और आप इसे सॉल्व कर लीजिए, रिजल्ट आपके सामने आ ही जाएगा आराम से। तो मैं इसको यहां पर ऐसे लिख देता हूं, इसे लिखेंगे 6 का फैक्टोरियल, 6 - 3 करेंगे तो 3 का फैक्टोरियल, तो इसे लिखेंगे 6 × 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल, और नीचे भी आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल। तो आप इसे लिखेंगे 6 × 5 30, 30 × 4 इज 120। इसका मतलब टोटल 120 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये तब था व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर मान लो कोई बोले भैया रिपीट आप कर सकते हो, रिपीटेशन इज अलाउड, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप देखिए यहां लिखा है साफ साफ, हेयर इन दिस केस ऑल्सो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब दूसरा वाला, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, आप देखना जरा दूसरी सिचुएशन, आपको n कितना पता है, 6, r कितना पता है, 3, और अगर रिपीटेशन अलाउड है तब के लिए फॉर्मूला क्या है, n की पावर r, n कितना है आपके पास, 6, r कितना है, 3, आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर होगा 216, इसलिए आपका रिजल्ट कितना आ रहा है, 216। ठीक है, ये कोई सवाल वैसे नहीं है, ये बस एनसीईआरटी ने दे रखे हैं समझने के लिए कि आपने जो फॉर्मूले पढ़े उनको अप्लाई करके देख लो कि कैसे इनको सवालों को करना है। एक और चीज पर आते हैं, एक और एग्जाम्पल ऐसा ही, इसे भी देखिएगा ध्यान से। यहां पर हम इसकी भी बात करते हैं, सुनिए। ये रहा आपके पास एक और सिंपल सा एग्जाम्पल, क्या लिखा है देखिए, द नंबर ऑफ वेज इन विच अ चेयरमैन, कितने तरीकों से एक चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन कैन बी चूजन फ्रॉम अमंगस्ट ए ग्रुप ऑफ 12 पर्सन्स। कह रहा है 12 लोग हैं, उनमें से 2 लोगों को चुनना है, एक चेयरमैन चुनना है और एक क्या चुनना है,
वाइस चेयरमैन, एज्यूमिंग दैट वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। मान के चलिए एक आदमी एक ही पोजीशन होल्ड करेगा, ऐसा नहीं कि 12 लोगों में से तुमने किसी एक बंदे को पकड़ा, बोले भाई तू ही चेयरमैन तू ही वाइस चेयरमैन, ऐसा नहीं है भाई, अलग अलग बंदे ही अलग अलग पोस्ट पर बैठेंगे। इन्होंने बोला तो बताइए ऐसा आप कितने तरीकों से कर सकते हैं, तो आप सीधा बोलोगे सर जी एक बात बताओ, टोटल कितने लोग हैं 12, तो गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 12, आपको कितने लोगों को चुनना है 2, एक को चेयरमैन बनाना है एक को वाइस चेयरमैन, तो जो ऑब्जेक्ट आपको लेने एक बार में वो 2 हैं, तो आप सीधा लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। कितने तरीकों से ऐसा कर सकते हैं, तो आप बोलोगे n है 12, तो ये रहा 12p2, बस यही आंसर है। सॉल्व कर लो इसको, 12p2 को आप लिखेंगे तो ये रहा 12 फैक्टोरियल, नीचे 12 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यानी कि ऊपर होगा 12 इंटू 11 इंटू में 10 फैक्टोरियल, और नीचे 12 माइनस 2 इज दिस इज 10 फैक्टोरियल, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो आप इसे लिखेंगे 132, मतलब ऐसे 132 अरेंजमेंट हो सकती है या 132 वेज हो सकते हैं। तो ये चीज हो गई खत्म। अब आते हैं आगे, तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, अब आगे की कहानी और ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, अब तक तो सारी चीजें सिंपल थी, आपको ये पता लग गया जब रिपीटेशन ना अलाउड हो तब क्या होगा फॉर्मूला, व्हेन रिपीटेशन अलाउड तब के केस में क्या होगा। अब हम एक ना बड़ा स्पेशल केस लेने जा रहे हैं भाई। स्पेशल मतलब परमुटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट्स। परमुटेशन जब सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट ना हो, अलग अलग ना हो, कुछ ऑब्जेक्ट एक जैसे हो, वो वाली कहानी बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड आपको सवाल कई सारे मिलेंगे। और यूं समझ लो ये एक आखिरी कंसेप्ट है, इसके बाद हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स पर आ जाएंगे, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एग्जांपल्स शुरू करेंगे। सुनो इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से समझना। मान लो मैं अगर आपसे बोलूं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कि मेरे पास ना एक वर्ड है जो है रूट, ROOT रूट, और मैंने बोला आपको ना इन चारों को अरेंज करके ये बताना है कि आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं, इन चारों का इस्तेमाल करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो आप सीधा सीधा सोचोगे सर एक काम करते हैं ना, आपने बताया था गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं 4, कितने आपको यूज करने एक बार में 4, तो आपने जो सिखाया था वो अप्लाई कर देते हैं, 4p4 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 फैक्टोरियल और नीचे 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल, और हमारा आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 0 का फैक्टोरियल 1, आपका आंसर आ जाएगा 24। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। मैं बताता हूं क्यों, क्या गड़बड़ हुई, क्या प्रॉब्लम हुई। तरीका सही है, इसने अपना काम कर दिया, इसका काम था भैया अरेंजमेंट कैलकुलेट करके आपको बता देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम हुई कहाँ, मैं पहले ना ये दिखाता हूं कि आखिर इस फॉर्मूले ने आपको क्या निकाल के दिया और आपको क्या चाहिए था, उस चीज को आप समझिएगा। मैं इसको प्रॉपरली लिख ही देता हूं। मैंने एक काम किया, हमारे पास जो नंबर था, जो वर्ड था वो था ROOT। परमुटेशन का काम क्या है, सबको अलग अलग अरेंज करना, काउंट करना और आपको बता देना। ये फॉर्मूले में आप वैल्यू डालो, ये आपको खुद ही निकाल के दे देगा भैया इतने अलग अलग अरेंजमेंट इसके हो सकते हैं। कौन, NPR वाला फॉर्मूला। अब हम सच में अरेंजमेंट एक बारी बना के देखते हैं। इसने क्या किया होगा, इसने 1 2 3 4 इन चारों को गिना तो ये कितने थे, 4 लेटर्स थे। तो 4 लेटर्स थे, तो आप एक काम करो, इस वाले O को O1 बोल दो, इस वाले O को क्या बोल दो, O2। पहला वाला O और दूसरा वाला O। जब मैंने इनको अरेंज करना स्टार्ट किया, यहां से देखना भाई अरेंजमेंट स्टार्ट कर रहा हूं इस जगह से, तो आप बोलोगे सर एक वर्ड तो बन सकता है RO1O2T, एक वर्ड बन जाएगा RO2O1T, एक वर्ड बन जाएगा O1RO2T, एक वर्ड बन जाएगा O2RO1T, एक वर्ड बन सकता है O1O2RT, एक वर्ड बन सकता है O2O1RT, एक वर्ड इसी तरीके से बन सकता है TO1O2R, एक बन सकता है TO2O1R। आप ऐसे बनाते जाओ, काउंट करते जाओ, जब आप सारे बना के गिन लोगे ना तो 24 आ जाएंगे। आप बोलोगे फिर तो सर सारे सही हैं, 24 इधर भी आ गया, 24 इधर भी आ गया, सब कुछ ठीक है। लेकिन आप एक बात मुझे बताओ भाई, क्या आप सच में RO1O2T और RO2O1T इन दोनों को अलग अलग मानते हो? नहीं, वो भी रूट लिखा और ये भी क्या लिखा हुआ, रूट। लेकिन परमुटेशन ने सबको अलग अलग काउंट किया और जितने तरीके से अरेंज हो सकते थे उसने अरेंज कर दिया। जिससे आपने यहाँ पर 2 देखा, वो एक्चुअल में 2 है ही नहीं, हमारे लिए कितना है, वो 1 ही है।
यहां पर भी जैसे आप 2 लेटर्स लिख के काउंट कर रहे हैं परमुटेशन के अकॉर्डिंग, वो एक्चुअल में 2 नहीं है, वो भी कितना है 1। इसका मतलब आप लोगों ने इस मेथड से सवाल करते वक्त गलती से एक्स्ट्रा काउंट कर लिए, उनको अलग अलग गिन लिया जो एक्चुअल में अलग अलग नहीं थे। वो कैसे थे? बिल्कुल सेम। मतलब इस 24 के अंदर ना आपने उन्हें भी काउंट कर लिया जिनमें O1 और O2 को हमारे परमुटेशन ने अलग अलग समझा। तो अब आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर एक काम करो, इस 24 में से उनको हटा दो जो रिपीट हो रखे हैं। कौन रिपीट हो रखा है? O1 और O2। और इनको रिपीटेशन को हटाना है, तो हमने क्या किया, ये चारों को अरेंज करने के कितने तरीके जी? 4 फैक्टोरियल। इनमें कितने ऐसे हैं जो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं? O1 O2। तो आप बोलोगे सर ऐसे 2 ही लेटर्स हैं, तो उनको हटाने के लिए उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और उससे क्यों? उनके फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि O1 और O2 इनकी खुद की भी तो अरेंजमेंट होगी। 2 चीजें हैं, दोनों को अरेंज करने के कितने रास्ते? 2 फैक्टोरियल। इसलिए ऊपर आप जो भी टोटल अरेंजमेंट है वो रखोगे, और नीचे जितने रिपीट हो रहे हैं उन्हें हटाना पड़ेगा, और उन्हें हटाने के लिए उनके फैक्टोरियल से आपको इसे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। बस इतना ही एक्स्ट्रा काम है और कुछ नहीं करना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उससे आप बात समझना मेरी बात। मान लो मैंने आपके सामने बोला कि मेरे पास इस तरह से लिखा हुआ है लेटर AA, उसके बाद लिखा हुआ है B, फिर यहाँ B, फिर यहाँ B, फिर लिखा है C, फिर C, फिर C और फिर C। और मैंने बोला बताना जरा इनकी मदद से आप कितने वर्ड्स बना सकते हो, चाहे उनका मीनिंग हो या फिर ना हो। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर ये 9 है, 9 के 9 का इस्तेमाल करना, तो ये हो गया 9 फैक्टोरियल। लेकिन जो रिपीट हो रखे उनको हटाना पड़ेगा। A कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। B 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। C 4 बार है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, और इसको सॉल्व कर दो, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से। अच्छा, ये जो मैंने पूरी कहानी बताई, इसी को एनसीईआरटी एक थ्योरम बना करके बताती है। एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये ना एक थ्योरम लिखी है, एक एक्सप्लेनेशन भी अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, मैं एक काम करता हूं, ये चीज आपको दिखाता हूं। ये देखो क्या लिखा है, थ्योरम नंबर 3। मैं इसे यहीं पे ले आता हूं। थ्योरम नंबर 3 और 4 दोनों ही एक साथ ही देख लेते हैं, फिर इसका एक सवाल भी छोटा सा देख लेंगे साथ में। अब थ्योरम नंबर 3 एंड 4 क्या कहती है, देखिएगा गौर से। थ्योरम नंबर 3 में कहा गया है कि द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? n, वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड, मतलब p ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, द रेस्ट ऑल आर डिफरेंट, बाकी सब अलग है, तो उनकी परमुटेशन क्या होगी? n फैक्टोरियल अपॉन में जितने रिपीट है, जितने सेम है, वो क्या हो गया? दैट इज p फैक्टोरियल। आगे थ्योरम 4 देखिए, मैं ये बता ही चुका वैसे भी। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर P1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड, P1 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, P2 ऑब्जेक्ट सेकंड वो भी सेम काइंड के, ऐसे P3 P4 ऐसे P के हैं, तो आप लोग, और ऑल रेस्ट आर अलग, सारे अलग अलग हैं। और यहां पर से कितने परमुटेशंस बनेंगे? तो उसके लिए लिखा n फैक्टोरियल। P1 रिपीट हो रहे थे तो P1 का फैक्टोरियल, फिर P2 का फैक्टोरियल, फिर P3 का फैक्टोरियल, फिर Pk का फैक्टोरियल। इसी चीज को थ्योरम 1 और थ्योरम 2 बोल दिया गया, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। तो हम एक काम करते हैं, छोटा सा सवाल हमें समझाने के लिए दिया गया है बुक के अंदर, और वो यहां पर लिखा है क्या, देखना ध्यान से। मैं इस जगह पर इसे सिलेक्ट करता हूं। तो ये रहा हमारे पास एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, समझाने के लिए एक एग्जांपल। ये रहा, ये बुक में ही लिखा है, वही उठाया मैंने। Let us now find the number of ways of rearranging the letter of the word institute। आपको इसके सारे लेटर्स को अरेंज करना है। In this case, अच्छा ठीक है, छोड़ो, ये तो इन्होंने खुद समझा है। तो वैसे देखोगे तो लिखा है in this case there are 9 letters in which I appears 2 times, T appears 3 times। तो एक बात सुनो, यहां पर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें। तो आपके सामने क्या लिखा है? इंस्टीट्यूट। तो ये रहा INSTITUTE, ये है इंस्टीट्यूट। अब मेरी बात सुनना, कई बार मैं आपको सवाल कराते वक्त ना आपको लगेगा कि यार ये मास्टर ना एक एक लेटर देख देख के क्यों लिख रहा है, इसको इंग्लिश नहीं आती क्या, इसको इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग नहीं पता था। सुनो भाई ध्यान से, किसी भी बच्चे को रजनीकांत नहीं बनना। कई लोग सोचते हैं अरे इंस्टीट्यूट, मेरे को तो स्पेलिंग पता है, मैं लिख के सवाल कर देता हूँ। ऐसा मत करना कभी भी, क्योंकि कई बार टीचर चालाकी करते हैं और स्पेलिंग में ना एक आधा लेटर कम या फिर क्या कर देते हैं ज़्यादा, और बच्चा सोचता है इंस्टीट्यूट लिखा है, चलो मैंने तो ये सवाल कर रखा है, और पूरा सवाल गलत हो जाता है। कई बार ऐसे लिख देते हैं कि आपको बताना कि कितने टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं इनका इस्तेमाल करके, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 6 फिर 7 फिर 8 और फिर 9, और बच्चा सोचता है अच्छा 1 से लेकर 9 तक की डिजिट दे रखी है। आप ध्यान से देख लो, इसमें 5 गायब हो रखा है।
इसलिए कोई भी सवाल हो बहुत समझदारी से, सावधानी से पूरा सवाल ढंग से पढ़िए। क्या वर्ड दिया है, क्या नंबर्स दिए हैं, उनको एक एक करके ढंग से देखिए। एक भी नंबर अगर आपने गलत उतार लिया एक्स्ट्रा या छोड़ दिया तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आपने सवाल से ही गलत डाटा लिया है तो ऑब्वियस सी बात है आपका रिजल्ट बिल्कुल ही गलत आएगा। इसलिए ऐसी गलती मत करना। कभी भी ऐसा हो तो एक एक करके स्पेलिंग के एक एक लेटर्स को चेक कर लेना। बेटर है कि आप अपना सॉल्यूशन लिखते वक्त इन्हें काउंट कर लो। अगर ये 9 है तो यहां भी काउंट कर लो 9, फिर आपको लगेगा कि ठीक है मैंने सारे ही लेटर्स लिख लिए। तो अब देखना जरा ये हैं कितने, ये तो 9 है। तो इन 9 के 9 को अरेंज करने के कितने तरीके? आप बोलोगे सर जी 9 फैक्टोरियल, लेकिन उन्हें हटाओ जो रिपीट हो रखे हैं भाई। आई एक बार 2 बार तो इसको डिवाइड करोगे 2 फैक्टोरियल, टी एक बार 2 बार 3 बार तो इसके लिए हो गया 3 फैक्टोरियल। और भी कोई रिपीट हो रहा है नहीं, तो बस इसको सॉल्व कर दो, यही आपका आंसर है। और जब आप इसे किताब में देखोगे तो आपको बुक में यहां पे दिखेगा इस जगह पर 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल। तो यहां तक की बात हम लोगों ने कर ली और अब तक हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए सारे परमुटेशंस की। अब शुरुआत करनी है हम लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स की। तो अब देखना एग्जाम्पल्स बड़े सिंपल आसान हैं जो बड़ी इजीली आप कर पाएंगे। और ना मैं ना मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब नहीं करूंगा वरना इनमें ना थोड़ा वक्त लग जाएगा ज्यादा। तो मैं एक काम करूंगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा और मैं चाहता हूं कि आप ये सवाल फिर से खुद करें दोबारा, इसलिए कैलकुलेशन आप उस वक्त अपने आप कीजिएगा। अब हम यहां से शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स की शुरुआत और बिल्कुल ध्यान से देखना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। आपके सामने क्या लिखा है? इलाहाबाद। तो पहले इलाहाबाद की स्पेलिंग लिख देते हैं, ALLAHABAD, दिस इज इलाहाबाद। इसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब आपको इन 9 के 9 को अरेंज करना है। तो आप चाहो तो पहले यहां पर लिख दो दिस इज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? 9 लेटर्स हैं तो 9 के 9 अरेंज करने के लिए 9 फैक्टोरियल। अब इनमें जो रिपीट हो रहे हैं सेम है उनको हटाओ। ए एक बार 2 बार 3 बार 4 बार, ए है 4 बार ही तो 4 का फैक्टोरियल। एल एक बार और 2 बार है तो एल के लिए आपको लिखना पड़ेगा 2 का फैक्टोरियल। और तो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा नहीं, तो बस हमारा आंसर यही हो गया 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 7560। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं इट इज इक्वल टू 7560। तो ये आंसर आ गया भाई। एक और सवाल देखते हैं नेक्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 10, 10वां क्वेश्चन। ये भी सिंपल सा है। अब देखिए इसके अंदर क्या लिखा है। इसमें कहा गया है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, 1 to 9। रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। कह रहा है आपको 1 से लेकर 9 तक डिजिट दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। और इनमें से आपको बताना है 4 डिजिट वाले कितने नंबर आप बना सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको गिवन ऑब्जेक्ट कितने हैं? 9, तो n9 हो गया। कितने यूज करने हैं? 4 हो गया। और आपको बताना है कितने बनेंगे वर्ड्स, तो आप यहां पर चाहें तो लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स। कितने नंबर्स बनेंगे वो आप लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर लिख दीजिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट नंबर्स इक्वल टू में n है 9 तो आपका आंसर होगा 9p4। बस यही आंसर है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 9p4 को आप लिखेंगे 9 का फैक्टोरियल, नीचे 9 - 4 तो ये रहा 9 - 4 का फैक्टोरियल। इसे आप लिखेंगे 9 फैक्टोरियल, नीचे 9 - 4 इज 5 फैक्टोरियल। और इसे आप लिख लीजिए दिस इज 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इसका फैक्टोरियल और अपॉन में भी आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल और इसकी मल्टीप्लिकेशन 3024 आएगी। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं इट इज 3024। तो यही आपका आंसर आ गया भाई। अब आते हैं नेक्स्ट एक और सवाल पर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे बहुत ध्यान से सुनना है। और इसके अलावा इसके जैसा एक सवाल आपको मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स में भी दिखेगा, वो मैं आपको दूंगा घर पे एक बारी ट्राई करने के लिए। होगा ठीक है, नहीं होगा तो फिर मैं आपको करवाऊंगा ही वैसे तो, बट आप इससे ज़रा ध्यान से देखिए, बड़ी सावधानी से समझना इस सवाल को। इसमें इन्होंने क्या कहा है उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। चलो आप सुनो गौर से।
हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर्स, लेइंग बिटवीन 100 एंड 1000, कितने नंबर्स ऐसे जो 100 और 1000 के बीच में है, कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, इनका इस्तेमाल करके बनाने हैं आपको। इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, और एक भी डिजिट को रिपीट नहीं करना। इन्होंने कहा है कि आप ये बताइए कि कितने नंबर्स 100 से 1000 के बीच में बनाए जा सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 का इस्तेमाल करके, और एक भी डिजिट को रिपीट नहीं करना। तो अब हम देखते हैं जरा कैसे होगा ये नंबर, पूरी बात ध्यान से सुनना। पहली बात तो इन्होंने बोला भाई हमें ऐसा नंबर बनाना है जो 100 से 1000 के बीच में आता हो। तो आप बोलोगे सर 100 से 1000 के बीच में आने वाले नंबर, तो मुझे तो पता है सर वो नंबर तो कितनी डिजिट के होंगे, 3 डिजिट वाले नंबर होंगे। जी हाँ, 3 डिजिट वाले। तो इनडायरेक्ट वे में ये कह रहे हैं 3 डिजिट वाले कितने नंबर बनेंगे, एक तरह से ही हो गया। अभी आप सुनना, आगे की बात ध्यान से सुनना। अब इन्होंने किया क्या क्या दिए, कौन कौन से नंबर्स दिए जिनसे बात करनी है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप बोलोगे सर गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 6 हो गए, कितने हमें यूज करने, इसमें से कितने लेने, 3, तो ये हो गया 3, N6 R3। अगर N6 हो गया, R3 हो गया, तो अब तो हमारा काम खत्म। तो आप सीधे यहां पर लिख सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स, जो भी है हमें जो चाहिए वो क्या हो जाएगा, 6, यहां पर P और यहां पर 3, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत है भाई। क्यों गलत है, अब जरा बात को ध्यान से सुनना। क्या गड़बड़ हुई इसमें, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ बड़ा ठीक ठाक सा लग रहा है, लेकिन इसमें एक गलती हुई है मुझसे, मैं बताता हूं। परमुटेशन ने अपना काम बिल्कुल ठीक किया। हमने इसको 6 डिजिट दे दी और बोला इनमें से 3-3 डिजिट का इस्तेमाल करके कितने नंबर बना सकते हो बताओ। उसने बोला जी 6p3, आप सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम आ गई कि हमें वो नंबर चाहिए जो 100 से 1000 के बीच में आते हैं, और 100 से 1000 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे सबकी डिजिट्स 3 ही होंगी। लेकिन एक बात आप समझना, इस परमुटेशन ने क्या किया, इनकी मदद से 3-3 डिजिट वाले नंबर बना तो दिए, लेकिन परमुटेशन की वजह से इसने 3-3 डिजिट के वो सारे नंबर बनाए जिनमें 0 भी यूज किया, 1 यूज किया, 2 यूज किया, 3 यूज किया, 4 यूज किया और 5 यूज किया। इसने इसके अंदर उन नंबर्स को भी गिना जो 1 से शुरू हो रहे, उन नंबर्स को भी गिना जो शायद 4 से स्टार्ट हो रहे, जैसे कि 4, 3 और 2। उन नंबर्स को गिना जिनकी शुरुआत हो रही है 5, 6, 1 से। उनको भी गिन लिया जिनकी शुरुआत किससे हो रही है, 0 से। इसका मतलब आपने इसके अंदर उनको भी काउंट कर लिया 3 डिजिट का, जिनकी पहली डिजिट कितनी थी, 0। और याद रखना, भले ही आप इसे गिनोगे तो आपको 3 डिजिट लगेंगे, बट एक्चुअल में ये 3 डिजिट नंबर नहीं है, क्योंकि ये 100 से 1000 के बीच में आने वाले नंबरों में लाई नहीं करता। मतलब प्रॉब्लम यहां पर सिर्फ एक चीज की हुई है कि इसके अंदर आपने उन्हें भी काउंट किया जिनकी पहली डिजिट 1, उन्हें भी काउंट किया जिनकी पहली डिजिट 2, 3, 4, 5, और गलती से उन्हें भी गिन लिया जिनकी पहली डिजिट कितनी है, 0। तो आपको उन नंबर्स को इसमें से हटाना पड़ेगा जिनकी स्टार्टिंग डिजिट क्या होगी, 0। तो चलो पता करते भाई, ऐसे कौन से नंबर है जिनकी स्टार्टिंग डिजिट कितनी होगी, 0। उन नंबर्स को पहले पता करना पड़ेगा। अब उसे पता करने के लिए एक सिंपल तरीका है। आप एक काम कीजिए, यहां पर ध्यान से देखिएगा, और बस 1-2 स्टेप में ही आपका आंसर आ जाएगा। फिर मैं एक दूसरा तरीका भी बता दूंगा आपको। आप एक काम कीजिए, यहां पर ही मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। मैंने यहां पर ना एक बॉक्स बना लिया, और इस बॉक्स के अंदर ना पार्टीशन बना लिए 3, पहला, दूसरा और तीसरा, इस तरह से। मुझे ये पता करना है कि 3 डिजिट वाले ऐसे नंबर कितने हैं जिनकी स्टार्टिंग डिजिट ही 0 थी। तो मैंने बोला यार स्टार्टिंग डिजिट 0 है, तो एक काम करते हैं, पहली वाली डिजिट तो 0 फिक्स कर दो, क्योंकि इसमें आपके पास चॉइस नहीं है, आपको चाहिए वो नंबर जिनकी स्टार्टिंग ही कहां से हो रही है, 0 से। तो मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया। अब एक बात बताओ, अगर आपने इनमें से 0 इसमें भर दिया तो अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो बाकी के 2 बॉक्सों में आप 0 नहीं भर सकते। इसका मतलब इन दोनों को भरने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, 5। 5 में से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं, 2। तो अगर 5 आपके पास गिवन है तो इस बार n आपका हो गया 5, और कितने आपको यूज करने हैं, 2। तो r आपके पास हो गया 2, तो ये हो गया 5p2। मतलब 5p2 वो नंबर है जिनकी स्टार्टिंग डिजिट कितनी है, 0। बस ये सारे टोटल नंबर, ये वो जिनकी शुरुआत 0 से हो रही है, इन दोनों को माइनस कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अब ध्यान से सुनना जरा, इसको बस सॉल्व करते हैं और फिर रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, इस वाले हिस्से को इधर सॉल्व कर लेता हूं। ये जो 6p3 लिखा है ना, आप इसे लिखेंगे 6 फैक्टोरियल, नीचे आप लिखेंगे 6 - 3 का फैक्टोरियल। ऐसे ही माइनस में यहां पर आपके पास लिखा है
5 फैक्टोरियल, नीचे आप लिखेंगे 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो आप इसे लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और माइनस में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और माइनस में 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 इज 120 और 5 इंटू 4 इज 20 और 120 में से 20 माइनस किया तो क्या आ गया 100 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। यही हमारा आंसर है भाई। मैं आपको ना इसको करने का एक और देसी तरीका बताता हूं। ये तरीका था हमने परम्यूटेशंस का इस्तेमाल किया फॉर्मूले का। आप इसे ना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते थे। कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां मैं बड़ा सा और लिख रहा हूं, इसका मतलब है या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे। बाकी ये ना छोटा है, बहुत छोटा सा, 1 सेकंड में ही आंसर दे देगा ये। मान लीजिए आपके सामने यहां पर मैं इस जगह पे बॉक्स बना देता हूं। आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ये लो जी, मैंने यहां पर लिख दिया, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं यहां पर, हाँ ये रहा। आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो मैंने एक काम किया 1 2 3 ऐसे लिख दिया। किन का इस्तेमाल करके जी? इनका इस्तेमाल करके 0 1 2 3 4 और 5 इनका इस्तेमाल करके। तो आपको 3 डिजिट वाला नंबर बनाना है, वो भी 100 से बड़ा और 1000 से छोटा, इनके बीच का। तो इनके बीच में जो भी नंबर होगा उसकी पहली डिजिट कुछ भी हो सकती है, क्या नहीं हो सकती? 0 तो नहीं हो सकती। और अगर 0 नहीं हो सकती तो आप बोलोगे सर एक काम करो, इस बॉक्स के अंदर ना 0 को छोड़ के जो मन करे वो भर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहली डिजिट 0 मत रखना वरना वो नंबर 3 डिजिट का नहीं बनेगा। तो मैंने बोला पहले बॉक्स को भरने के लिए 1 2 3 4 5 कितने रास्ते बचे? 5, तो मैंने नीचे लिख दिया 5। अब अगला बॉक्स भरना है। अब आपने 5 में से कोई एक नंबर भर दिया तो अगले बॉक्स के लिए कितने नंबर बचे? 4। लेकिन अब अगले बॉक्स में 0 तो भर ही सकते हो, तो 4 वो और प्लस 1 0 कितने हो गए? 5। यानी कि अगले बॉक्स को भरने के लिए भी कितने रास्ते हो गए? 5, क्योंकि अब 0 और भरा जा सकता है। और अगले बॉक्स को भरने के लिए एक और नंबर कम हो गया, तो अब कितने हो गए? 4। इसका मतलब पहले बॉक्स को फिल करने के लिए 5 रास्ते थे, सेकंड बॉक्स को फिल करने के लिए वैसे 4 ही ऑप्शंस थे, लेकिन अब 0 आप और भर सकते हो, तो 4 और 1 5 हो गए, और अगले वाले के लिए एक ऑप्शन और कम हो गया, तो ये हो गया 4। आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर फिर से आएगा 100। तो इसका मतलब दोनों से रिजल्ट कैसा आ रहा है? बिल्कुल सेम। देख लेना, जिससे मन करे उससे करना। वैसे ये है परमुटेशंस के अकॉर्डिंग, और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का इस्तेमाल करके हमने कर दिया। अब इसके जैसा जो सवाल है वो मैं बता देता हूँ, एक बार घर पे ट्राई करना। हो सकता है आपसे दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, लेकिन कोई बात नहीं भाई, मैं जिंदा हूँ, मैं करा दूंगा बाद में, नो प्रॉब्लम। और वो क्वेश्चन कौन सा है? दिस इज एग्जाम्पल नंबर 23। ये इसी हद तक का इसके जैसा ही सवाल है, एक बार ट्राई करना, हो जाएगा, ठीक है? नहीं तो जब मैं मिसलेनियस कराऊंगा तब मैं आपको बता ही दूंगा। अब आते हैं हम इसके अगले वाले सवाल पर। तो हम लोगों ने अभी तक ये वाला एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया। कौन सा वाला था एग्जाम्पल? हाँ, ये हमने एग्जाम्पल कर लिया। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल 12 मैंने अभी भी करा दिया आपको, एग्जाम्पल 13 भी करा दिया। अब आता है एग्जाम्पल 14, 15, 16। ये 3 एग्जाम्पल्स और हैं, इन्हें भी निपटाते हैं फटाफट। और इनमें से एग्जाम्पल 14 तो भैया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ऐसे सवाल भी मिलने के चांसेस हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, ध्यान से देखोगे। ये नए टाइप का सवाल है जो अब तक आपने नहीं किया। हाँ, करने का लॉजिक तरीका वैसा ही रहेगा जैसा अब तक के सवालों का था। चलिए शुरुआत करते हैं इस सवाल की। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल ढंग से पढ़ते हैं, आखिर लिखा क्या है सवाल में। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स। आपको अलग अलग कितने 8 लेटर वाले वर्ड्स अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। कह रहा है इनका इस्तेमाल करके 8 लेटर वाले कितने वर्ड बना सकते हैं? सो डैट, ताकि नंबर 1 पहला, ऑल वोवेल्स अकर टुगेदर, जिनमें सारे वोवेल्स एक साथ हों, वो कितने बनेंगे? ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, सारे वोवेल्स एक साथ ना हो, ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हैं? चलो देखते हैं जरा कैसे होगा। सबसे पहले तो भैया जो डॉटर दिया गया है उसे आप लिख लीजिए। एक काम करते हैं, कलर करते हैं चेंज। अब देखते हैं, दिस इज DAUGHTER डॉटर। अब काउंट करो पहले, ये हैं कितने? तो आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहां पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले वाले सवाल की। सुनो, मैं आंसर तो बोल देता 8 फैक्टोरियल, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। इन्होंने बोला जी सारे वोवेल्स ना इकट्ठा होने चाहिए। तो आपको जब भी ऐसा सवाल हो करना, तो आप पहले ना सारे वोवेल्स को इकट्ठा ही करना। A
अगला वाला U, उसके बाद E, और तो कोई वॉवल है नहीं। चलो मैंने सबको इकट्ठा करके एक बॉक्स में बंद कर दिया। बंद करने का मतलब ये कहीं पे भी आए, पहले बाद में लास्ट में बीच में कहीं भी आए, इकट्ठा ही रहने चाहिए, क्योंकि ऐसा सवाल में दिया गया। बाकी क्या क्या बच गया? एक बच गया D, उसके बाद कौन बचा? G, उसके बाद कौन बचा? H, फिर T और फिर R। ऐसा करने के बाद गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है भाई, 8 ही थे, कोई गड़बड़ नहीं। अब सवाल शुरू करो। अब आप इन्हें अरेंज करोगे ना तो ये तीनों वोवेल्स कहीं पे भी आएंगे, स्टार्टिंग में, बीच में, लास्ट में, मिड में, कहीं पे भी आए, इकट्ठा ही आएंगे, और हम यही चाहते हैं सारे वोवेल्स साथ में ही आए। तो मैंने इसको एक मान लिया, इससे दूसरा, इससे तीसरा, इससे चौथा, इससे पांचवा, इससे छठा। मैं इसे एक सिंगल लेटर की तरह ट्रीट कर रहा हूं कि ये एक ही लेटर है। अब मैं आपसे बोलूं कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगे? 6। इन 6 के 6 को अरेंज करने के कितने तरीके? 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल। अच्छा देखना, इनमें कोई रिपीट तो नहीं हो रहा? जी नहीं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, सही है। लेकिन सुनो ध्यान से, इसे आपने एक माना, ये कहीं पे भी आ सकता है, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, किसी भी जगह रहेंगे तो साथ में। लेकिन इन तीनों की भी तो अपनी अरेंजमेंट होगी। किसने कहा कि पहले ए आएगा, फिर यू आएगा, फिर ए आएगा? हो सकता है पहले यू हो, फिर ए हो, फिर ई हो सकता है पहले ई हो, फिर यू हो, फिर ए हो। तो आप बोलोगे सर ये तीनों भी तो जहां भी होंगे इनकी खुद की भी तो अरेंजमेंट होगी, और ये हैं कितने? 3। और 3 चीजों को अरेंज करने के कितने तरीके? 3 फैक्टोरियल। और फंडामेंटल प्रिंसिपल में हमने क्या सीखा था? सारे वेज को मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने पर आपका जो रिजल्ट आएगा, मैं यहां से लिख देता हूं, दिस इज सॉरी, मैंने यहां 6 थे, मैंने गलती से 8 फैक्टोरियल लिख दिया इसको, सॉरी, दिस इज 6 फैक्टोरियल। ये 6 थे ना टोटल, तो 6 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, और यहां पर 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज 4320। तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा 4320। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है। अब इसके सेकंड वाले ऑप्शन पर आते हैं। सेकंड वाला पार्ट, इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है वो देखिएगा, नंबर 2 सेकंड। अब इस सेकंड में लिखा है ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, सारे वोवेल्स साथ में नहीं आने चाहिए। तो सारे वोवेल्स अगर आप चाहते हो कि साथ में ना आए तो कहानी को जरा ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपसे बोलूं इन सबको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, तो आप बोलोगे सर सबको अरेंज करने के तो 8 फैक्टोरियल तरीके हैं। अच्छा, ये इसका मतलब है कि जितने भी वर्ड आप बना सकते हो सारे इसमें? जी हाँ, सारे इसमें। इसके अंदर वो भी हैं जिनमें वोवेल्स साथ में हैं, और वो भी हैं जिनमें वोवेल्स साथ में नहीं है। तो इसका मतलब ये तो टोटल है, वोवेल्स साथ में है वो भी इसी के अंदर है, वोवेल्स जिनमें अलग अलग है वो भी इनमें ही है। मुझे पता करना है कि कितने में वोवेल्स अलग अलग है, तो टोटल में से उन्हें घटा दो जिनमें वोवेल्स कहां पर है? साथ में। तो ये 8 फैक्टोरियल, इसमें से माइनस कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, और सॉल्व कर दो, आपको पता लग जाएगा ऐसे कितने वर्ड बन सकते हैं जिनमें वोवेल्स साथ में नहीं है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये देखो 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, आपका आंसर आएगा 36,000। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं 36,000। तो आप ये कैलकुलेशन खुद कर लेना, और उसकी वजह यही है कि मैं चाहता हूं कि आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सवाल करा सकूं, वरना ये मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो इसमें वक्त थोड़ा सा लग जाएगा। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था भाई। अब आइए जरा अगले एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 14 के बाद अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 पर। अब ये 15th एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, ये भी एक अच्छा सवाल है और बड़ा बेसिक सा सवाल है, छोटा सा सवाल है। अच्छा, सवाल तो सारे ही छोटे हैं, मुझे ही समझाने में इसमें टाइम लग रहा है। अगर आप अपना मुंह बंद करके चुपचाप आपको समझाना ना हो, खुद करना हो ना, तो आप देखोगे बस इसके अंदर ना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यही सब करना है बस, और कुछ है नहीं भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, एग्जाम्पल नंबर 15, इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से, कैन 4 रेड, कितने रेड है? 4 रेड, 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क बी अरेंज्ड इन अ रो। एक रो में आप कितने तरीकों से 4 लाल, 3 पीली और 2 हरी डिस्क को अरेंज कर सकते हो इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब सेम कलर की डिस्क में कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं कि पहली वाली लाल और दूसरी वाली लाल अलग अलग है, कि आपको लगेगा अरे ये तो अलग तरह की है, ये अलग तरह की है। नहीं, किसी में भी कोई फर्क नहीं है, एग्जैक्टली सेम सारी की सारी डिस्क हैं जिनका कलर कैसा है, बिल्कुल सेम। एक तरह से इनडायरेक्ट वे में ये कह रहे हैं कि ना रिपीट हो रखी है सेम सेम चीजें। जैसे हम लोग इलाहाबाद वाले वर्ड में एल को बोल रहे थे ना, सेम काइंड का है, ऐसे ही 4 एक जैसी हैं, 3 एक जैसी हैं और 2 एक जैसी हैं, ऐसे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं भैया रेड कितनी डिस्क है, तो रेड तो है 4,
येलो कितनी है आप लोगों के पास, तो यहां पर लिख देते हैं जी येलो है हमारे पास 3, और ग्रीन कितनी है हमारे पास, ग्रीन डिस्क कितनी है हमारे पास, तो ग्रीन आप बोलेंगे 2, और मैं बोलूं बताना जरा टोटल कितनी डिस्क हो गई, तो आप बोलोगे 4 3 7 और 2 9, सर जी टोटल 9 डिस्क है, और भैया इन्हीं 9 को हमें अरेंज करना है। तो आप यहां पर सीधा लिख दीजिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगी, 9 चीजों को अरेंज करना है, तो उसके लिए क्या हो गया 9 फैक्टोरियल। भाई सारे यूज कर रहे हैं तो 9 फैक्टोरियल हो गया, 9 चीजों को अरेंज करने के लिए 9 फैक्टोरियल, लेकिन उन्हें हटाओ जो एक जैसे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, जो सेम काइंड के हैं। इसका मतलब 4 रेड है तो इन चारों को हटाने के लिए 4 फैक्टोरियल, 3 येलो है इन्हें भी रिपीटेशन हटाने के लिए 3, और इसमें भी रिपीटेशन हटाने के लिए 2 का फैक्टोरियल, और बस आप इसे डिवाइड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 1260। तो दिस इज द रिजल्ट, ये है 1260। तो ये रिजल्ट भी आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट अगले एग्जाम्पल पर। ये वाला एग्जाम्पल नंबर 16 थोड़ा ध्यान से देखना भाई, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिएगा ध्यान से, इसके 4 पार्ट्स हैं और एक एक करके सारे पार्ट्स को बड़े तरीके से, तबीयत से और इज्जत के साथ समझना भाई। क्यों दिया ये लास्ट में, क्योंकि इनमें ना आप यूँ समझ लो आपने जितना सीखा है सब कुछ इस सवाल में हम इस्तेमाल करने वाले। देखते हैं ज़रा क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी है, एक एक करके समझेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल को पढ़ते हैं ध्यान से, क्या लिखा है। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। आपको ये बताना है कि इस इंडिपेंडेंस को आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो। पहला सवाल तो यही है, चलो पहले इसको ही निपटा देते हैं। कितने तरीकों से अरेंज करते हैं, पहले लिख लेते हैं भैया। इंडिपेंडेंस INDEPENDENCE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने कहा था ना रजनीकांत नहीं बनना कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एक एक वर्ड आराम से, एक एक लेटर ढंग से लिखोगे, काउंट करोगे, मैच करोगे कि भाई ठीक है सब कुछ सही है। मैंने बहुत लोगों को देखा सारी चीज़ें आते हुए भी गलत वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, एक आधा लेटर कम या फिर ज़्यादा नोट कर लेते हैं, वहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब मैं इसके नीचे लिख देता हूँ कि ये टोटल 12 हैं, तो ये रहा 1, फिर ये 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड दिस इज 12। अब ये 12 हैं, तो इनमें से सबसे पहले आप लिख लीजिए दैट इज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो अब कितने तरह से अरेंज किया जा सकता है, सुनो। 12 हैं तो 12 के 12 लेटर्स अरेंज करने के लिए क्या होगा, 12 फैक्टोरियल, यही आंसर है। लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें हटाना पड़ेगा, और उन्हें हटाने के लिए देखो कौन कौन रिपीट हो रहे हैं। आई तो नहीं रिपीट हो रहा, एन 1 बार 2 बार 3 बार, तो एन रिपीट हो रहा है 3 बार, तो इसलिए 3 फैक्टोरियल। डी 1 बार और 2 बार, तो डी रिपीट हो रहा है 2 बार, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ई 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो इसे लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। आई थिंक अब कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो आपका आंसर यही आ गया 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। आंसर है 1663200। तो ये रिजल्ट आ गया, सॉरी 1663200। तो इसका मतलब इंडिपेंडेंस का इस्तेमाल करके टोटल इतने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। अब आगे देखिए जरा, इसके अंदर फिर बोला गया है हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, इनमें से जो ये टोटल है कितनी ऐसी हैं। नंबर 1, डू द वर्ड स्टार्ट विद पी, जिनमें पहला लेटर क्या है, पी है। जो वर्ड जो है वो कहां से शुरू हो रहा है, पी से। तो अब हमें ना एक एक करके इनके बारे में पता करना है, और आप देखते रहना कैसे हम हर एक सवाल का जवाब ढूंढना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, नंबर फर्स्ट, शुरुआत किससे हो रही है, पी से। तो मैंने एक काम किया आपको समझाने के लिए, यहां पर ना ऐसे बॉक्स बना दिया। ये मैं बनाऊंगा कई सवालों के अंदर सभी पार्ट्स में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने इसके अंदर लिख दिया 1, फिर ये 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 6, फिर यहाँ 7, फिर यहाँ 8, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 10, फिर ये 11 और ये 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। इन्होंने बोला है कि शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, पी से। तो मैंने करा कि एक काम करते सर जी, पहला बक्सा भर ही दो पी से, पहले को फिल कर दिया पी, क्योंकि हमें वो वर्ड्स पता करने कितने हैं जिनकी स्टार्टिंग लेटर पी से हो रही है। तो पी तो मैंने फिल कर दिया। अगर पी इसमें भर दिया
तो भैया P अब दोबारा नहीं भर सकते आप इसके अंदर, क्योंकि P आप यूज कर चुके हैं। अच्छा, ये टोटल कितने थे? 12। एक तो आपने यूज कर लिया, अब कितने बचे? 11। तो 11 के 11 जो लेटर्स हैं वो 11 बक्सों में भरने, यानी कि 11 में से 11 ही इस्तेमाल करने। तो आप बोलोगे सर 11 के 11 यूज करने, तो उनको अरेंज करने का तरीका होगा 11 फैक्टोरियल, लेकिन उन्हें हटा दो जो रिपीट हो रहे हैं। और फिर से क्यों ढूंढोगे? पता है ना यही तो थे रिपीट होने वाले। तो लिखोगे 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, बस यही मेरा आंसर है। और ये जो है 11 फैक्टोरियल 3 2 4, और ये आ गया 138600। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज 1386 और यहाँ पर आ जाएगा 00। ये वाला भी काम खत्म। फर्स्ट तो हो गया। चलो अब आते हैं सेकंड वाले पर। सेकंड वाला देखते हैं भाई इस पेज पे देख कितना हो पाता है। अब यहां पर लिखते हैं नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है? सेकंड वाले में बोला है डू द ऑल वॉवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। भैया ऐसे कितने होंगे जिनमें वॉवेल्स इकट्ठे आए? तो पता करते हैं कितनों में वॉवेल्स एक साथ आ रहे हैं, इकट्ठे आ रहे हैं। तो फिर जरा मदद करो, आप कैसे लिखें वॉवेल्स कौन कौन से? आप लिखोगे सर जी एक तो आई हो गया, फिर उसके बाद ई हो गया, फिर से ई, फिर ई, फिर ई, 1 2 3 4। इसका मतलब 4 बार ई, 4 टाइम्स ऑफ ई। अब बाकी के बच गए कौन से? एन, तो ये लिखा एन। उसके बाद डी पी, तो यहाँ पर लिख दिया डी, फिर यहाँ लिख दिया पी, फिर पी के बाद फिर एन, फिर डी, फिर आ जाएगा एन और फिर आ जाएगा डी, फिर एन डी के बाद फिर एन और फिर सी, तो ये रहा एन और फिर सी। फिर लिखने के बाद गिन भी लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, सब सही है, सब सही है। और इसको इकट्ठा एक लेटर मान लेते हैं और अब लिख देते हैं 1, फिर ये 2, फिर ये 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 8 का फैक्टोरियल, लेकिन जो इनमें रिपीट हो रहे हैं उनको हटाओ। याद रखना अभी इसे आपने एक ही माना हुआ है, तो ये एक है। इनमें कौन रिपीट हो रहा है? एन 1 बार 2 बार 3 बार, तो ये हो गया 3 का फैक्टोरियल। और क्या रिपीट हो रहा है? डी, तो आप उसको लिखोगे 2 का फैक्टोरियल। ये आंसर है। लेकिन मैंने क्या बोला, ये जहां पर भी होंगे स्टार्टिंग में, बीच में, लास्ट में, ये खुद भी तो इनका कुछ अरेंजमेंट होगा। तो ये कितने तरीकों से अरेंज होंगे आप उसको भी मल्टीप्लाई करो। 1 2 3 4 5, तो आप बोलोगे सर इनको 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज किया जा सकता है। लेकिन इनको अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल तरीके तो हैं, लेकिन इनमें भी तो रिपीटेशन हो रखा है। इनमें भी तो ई जो है वो बार बार दिख रहे हैं, कई सारे लेटर्स सेम दिख रहे हैं। उनको भी हटाओ जो बार बार एक्स्ट्रा आपने काउंट कर लिए, तो वो कितने? 1 2 3 4। तो इसका मतलब आपको इसे 4 फैक्टोरियल से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। और अब आप इसे देखेंगे तो ये रहा आपका आंसर 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू में 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 16800। तो ये मेरा रिजल्ट आ गया 168 और यहां पर आ जाएगा 00। तो दूसरे पार्ट के बाद अब आ जाता है हमारे पास तीसरा पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर क्या लिखा है वो भी देखिए जरा गौर से। थर्ड में लिखा है डू द वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर। अरे भैया ये तो बड़ा आसान है, अभी भी बताया था। ऐसे कितने अरेंजमेंट होंगे जिनमें वॉवेल्स ना आते हो इकट्ठा? तो टोटल कितने वर्ड्स थे? इतने ही तो थे टोटल। इतने ऐसे हैं जिनमें वॉवेल्स इकट्ठे आ रहे हैं, तो कितने ऐसे होंगे जिनमें वॉवेल्स इकट्ठा नहीं आ रहे? आप इस टोटल में से इसे क्या कर दो? माइनस। तो हम यही काम कर लेते हैं। टोटल आपके पास कितना है? 166, यहां पर आ गया 3200, माइनस में 168 और यहां पर आ गया 00, और इन दोनों को आप कर लो माइनस। और जैसे ही करोगे माइनस, आपके सामने आपका उत्तर आ जाएगा और हमारा रिजल्ट आएगा 1646400। तो मैं इस जगह पर लिख देता हूं दिस इज 16464 और ये 00। तो ये आपका तीसरा पार्ट भी खत्म हो गया। अब आता है चौथा पार्ट, नंबर 4, जो कि आखिरी पार्ट है। अब इस फोर्थ पार्ट में इन्होंने क्या लिखा है? डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड इन पी। ऐसे वर्ड्स कितने बनेंगे जिनमें शुरुआत तो आई से हो रही है लेकिन एंडिंग होनी चाहिए कहां पर? पी पर। तो चलो देखते हैं भाई ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आए, इसलिए हम एक काम करते हैं, यहां पर ना ऐसा ही बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स बनाने के बाद इनके अंदर टोटल 12 पार्ट्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक इधर बना लिया 12। यहां लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड दिस इज 12।
अब इन्होंने जो बोला है उसको ध्यान रखना पड़ेगा भाई आपको। इनका कहना यह है कि भैया स्टार्टिंग जो है वो आई से होनी चाहिए और एंडिंग ना पी पे होनी चाहिए। तो इसका मतलब ना पहला लेटर आई होना चाहिए, फिक्स कर दो भैया आई, और आखिरी जो एंडिंग है वो पी से होनी चाहिए। तो मैंने लास्ट वाला जो लेटर ले लिया वो कौन सा ले लिया, दैट इज पी। तो ये दोनों फिक्स हो गए। देखना जरा कितने थे टोटल आपके पास लेटर्स, 12। 12 में से आई और पी तो आपने भर के फिक्स कर दिया। अगर इसमें से आई और पी आपने यूज कर लिया तो 12 में से 2 इस्तेमाल कर लिए, अब बचे कितने, 10। इनका मतलब उन 10 का इस्तेमाल करके 10 बॉक्सेस भरने, और 10 में से 10 अगर सिलेक्ट कर रहे हो तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, आप बोलोगे सर जी होंगे 10 का फैक्टोरियल। लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं उसे हटाइए। तो जो रिपीट हो रहे हैं कौन, एन और डी और ई, तो वो कितनी बार और थे, 3 बार, 2 बार, 4 बार। तो अब मैं दोबारा नहीं गिनूंगा, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। बस अब आप इसे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। और अब जो आप देखेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, दिस इज 12600। तो मैं इसे डायरेक्टली लिख देता हूं 12600। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आप लोगों का ये वाला एग्जाम्पल भी खत्म, जो कि था एग्जाम्पल नंबर 16, और इस तरह से पॉइंट्स बना करके हमें दे दिए गए। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है कि आपको ऐसा कोई सवाल केस स्टडी टाइप में भी मिल जाए, उसमें कई सारे पार्ट्स हों, अलग अलग करके चीज़ों को पूछा जाए। तो आप जब इसे देखेंगे ना, तो हमने ये एग्जाम्पल भी खत्म कर लिया। ये कौन सा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 16। तो भाई परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सारे एग्जाम्पल खत्म। अब जो बचता है वो एक्सरसाइज 6.3, और मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी की चीज़ें फिर हम करेंगे अगली क्लास के अंदर। और आप लोगों को मैंने ये जो कुछ भी पढ़ाया, ये सब कुछ आप लोगों को PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम के चैनल के ऊपर। अगर आप जाना चाहते हैं चैनल के ऊपर तो उसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। और तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहें, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए।